बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट 14 ईस्टर्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको ये नहीं समझा सकता, ठीक है? मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बातें आज का लेक्चर उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनकी बेस स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने मेरी बातों पर अमल किया है, पार्ट 1 देखा है, लेक्चर नोट किया है, प्रैक्टिस करवाई है, प्रैक्टिस की है, पार्ट 2 देखा है, फिर 3 देखा है, 4 देखा है, पूरी सीक्वेंस से चलते हुए अभी तक जो साथ आ रहे हैं वो तो बात को इंशाल्लाह समझ जाएंगे। प्रैक्टिस मस्ट है, और जो प्रैक्टिस करके बैठे होंगे वो तो समझ जाएंगे जो मैं बोलूँगा। बाकी अभी नए आए हैं तो उनसे मैं माज़रत करता हूँ भाई, मेरे पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं है मैं घुमाऊँ और आपको मैं समझा दूँ, ठीक है? तो इसकी तरफ चलते हैं। अभी नोमेनक्लेचर आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? बहरहाल आगे चलते हैं। अब इनको समझने के लिए पहली बात ये कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है, ठीक है? वो बुक मेरे सामने रखी हुई है, मैंने इस पर काफ़ी मगजमारी की है, सारा दिन गुजर गया, लेकिन मैं कोई शॉर्टकट लेके आपके सामने नहीं आ सका अभी तक, ठीक है? हाँ, कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, उस पर आप अमल करें तो इसको आप पहचान लेंगे ईस्टर्स को। सबसे पहली चीज़ जो है ना इसकी, वो है इसकी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन। आप इसको पहचानेंगे कैसे? दो कंपाउंड के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रही आपकी बुक, 4 लाइनों में इन्होंने तो दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? एक कंपाउंड है मेरे आपके सामने इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट। दूसरा कंपाउंड आपके सामने मैं रख रहा हूँ इथाइल मीथेनोट, इथाइल मीथेनोट। दोनों तरह से पहचान आपको करनी पड़ेगी। ये जो दो नाम आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको क्या पता है कि ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है? मैं बताता हूँ, लास्ट में नोट करते जाइए। किसी भी नाम के आखिर में आपको ATE लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप पहचान जाएंगे ये ईस्टर है। मैंने कहा ना, सबसे पहला काम आपका ये ईस्टर है, आप पहचान गए। या सबसे लास्ट में OATE ये लिखा हुआ आपको नज़र आए, आप पहचान जाएंगे ये क्या है, ये ईस्टर, ठीक है? दो तरह से हम चलते हैं ना। हम तो एक देखते हैं, हमारे पास एक होता है अभी स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए? स्ट्रक्चर बनाइए। कब? जब आपको ये नाम दे दिया गया। या दूसरा सवाल आपसे ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया, ठीक है? आपको स्ट्रक्चर जो है वो दे दिया गया और आपसे बोला गया कि भाई साहब आप जो है इस स्ट्रक्चर को देखते हुए बताइए इसका नाम क्या है। यही दो मसले होते हैं ना, ठीक है? अब मैं कैसे पहचानूंगा? मैंने कहा ना, ईस्टर्स की सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन मुश्किल, ठीक है? नामों से तो आपने पहचान लिया, ATE, OATE। अब फिर हमारे पास मसला कॉमन सिस्टम का है और IUPAC का है। तो भाई ये ATE ये जो है हमारे पास, ये कॉमन सिस्टम का है। नोट कर लें इसको, नोट करते रहें साथ साथ, ये कॉमन सिस्टम का है। और ये OATE जो लिखा हुआ नज़र आया ना, ये IUPAC सिस्टम का है। नोट कर लिया? ठीक है। यहाँ तो आपने पहचान लिया, ईस्टर, ईस्टर, कॉमन सिस्टम का ईस्टर, IUPAC सिस्टम का ईस्टर। अब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो क्या देख के कैसे पहचानेंगे वो भी बता देता हूँ।
कार्बोनाइल ग्रुप, याद है आपको कार्बोनाइल ग्रुप का ये कौन सा पार्ट चल रहा है? सबसे पहले हमने देखा था अल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप को, फिर हमने देखा था कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप को, फिर हमने देखा था कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप को, और अब दोबारा ईस्टर में भी हम कार्बोनाइल ग्रुप को ही देखेंगे। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप है क्या, ये देखें। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ, ये स्ट्रक्चर में इसको पकड़ना है। अगर आप स्ट्रक्चर में इसको आइडेंटिफाई करने के काबिल हैं तब तो आप अल्डिहाइड को भी देख लेंगे, कीटोन को भी देख लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी देख लेंगे, ईस्टर को भी देख लेंगे, और इसके बाद जो है वो अमाइड आ रहा है उसको भी देख लेंगे, और एसिल हैलाइड आ रहे हैं उसको भी देख लेंगे। इसको इस तरह से अमूमन नहीं लिखते, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, ये CO। अब इसके साथ अगर हम अल्डिहाइड की बात करें तो इसके साथ होता है COOH। अगर हम कीटोन की बात करें तो इस CO के साथ जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अगर हम कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर जो है वो CO के साथ जो है वो OH, बल्कि ये अल्डिहाइड, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, अल्डिहाइड नहीं COH, ये अल्डिहाइड की पहचान है, सॉरी। तो अल्डिहाइड की पहचान COOH है, इसमें ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप। कीटोन की पहचान CO, फिर यहाँ अल्काइल ग्रुप, यहाँ अल्काइल ग्रुप, कीटोन में ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहचान है कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसमें ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह भी लिखा जाता है CO कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये आ जाएगा ऐसे, इसके साथ ये OH लगेगा और ये R आ जाएगा। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि जब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, नामों से तो पहचान लेना आसान है, स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। स्ट्रक्चर में आपको इनके अंदर इस कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेक्ट करना, और इसको इस तरह भी लिखते हैं, और ये CO इस तरह भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस CO के साथ जो है, CO के साथ अगर H लगा हुआ है तो समझ जाइए अल्डिहाइड। अगर CO के साथ यहाँ R लगा हुआ है और यहाँ भी R है तो समझ जाइए कीटोन है। अगर इसी CO के साथ OH लगा हुआ है तो समझ जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसी CO के साथ अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो समझ जाइए ये ईस्टर है, ठीक है। अब प्रैक्टिस होगी तो आपकी ग्रिप होगी। अब तो ये एक बात, प्रैक्टिस की तरफ तो चलेंगे, एक तो ये बात हो गई, ठीक है। नोट कर लिया ये सब, आपने नोट करना ज़रूरी है। अब स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये IUPAC वाला जो इथाइल मिथेनॉट है और कॉमन सिस्टम वाला जो इथाइल फॉर्मेट है, असल में ये एक ही कंपाउंड के दो नाम हैं। ये वाला इथाइल मिथेनॉट और ये इथाइल फॉर्मेट, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ये भी जो ईस्टर ये है, वो ही ईस्टर ये है।
सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ईस्टर IUPAC सिस्टम के तहत इसका नाम लिखा गया है और इसी ईस्टर का नाम यहाँ पर कॉमन सिस्टम के तहत रखा गया है। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को ज़रा देखें आप, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। सबसे पहले तो ये 8 जो है आपने देखा, इससे आप पहचान गए कि यार ये जो कंपाउंड है पूरा का पूरा, ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? कीटोन से? नहीं। किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? अल्केन से? नहीं। अल्कीन से? नहीं। अल्काइन से? नहीं। अल्काइल हैलाइड से? नहीं। अमाइन से? नहीं। फिनॉल से? नहीं। अल्डिहाइड से? नहीं। कीटोन से? नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड से? नहीं। ईस्टर से आप पहचान गए, क्योंकि आपको याद करनी पड़ेंगी ना, और आप समझ जाएंगे कि ये नाम कॉमन सिस्टम के तहत रखा गया। फिर आपको बात याद आएगी मेरी कार्बोनाइल ग्रुप वाली, ये वाली, कि जब स्ट्रक्चर की इसकी बात आएगी तो लाजमी बात है कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा, या तो इस शक्ल में होगा या इस शक्ल में होगा। फिर आपको बात याद आएगी कि इस ईस्टर के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ यहाँ पर एक O और लगा हुआ होता है, और इसके साथ भी यहाँ एक और O लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने, थोड़ा डिस्टेंस कर लें, COO, ठीक है। और ये लकीर आगे बता रही है कि अभी मज़ीद कुछ लगेगा इसके साथ, और ये लकीर भी बता रही है कि इस साइड भी कुछ लगेगा, ठीक है। जो कुछ भी लगेगा उसको मैं यहाँ R ले रहा हूँ, और यहाँ जो कुछ भी लगेगा उसको मैं R ले रहा हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर भी इसके बराबर में जो कुछ लगेगा उसको R, और जो कुछ लगेगा उसको R। ये सेम ही हैं दोनों के दोनों, सिर्फ मैंने आपको दो तरह से लिख के दिखाया है, क्योंकि यही कन्फ्यूजन होती है। अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो परेशानी होती है, अगर इस तरह से लिखा आ जाए तो परेशानी, इसलिए दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। तो हम इससे चले थे 8 से, आप पहचान गए ईस्टर है। कार्बोनाइल ग्रुप भी आपको याद आ गया, O भी आपको याद आ गया, R भी आपको याद आ गया, और फिर ये भी याद आ गया कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप है कि इस इथाइल फॉर्मेट के अंदर ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये COO तो आएगा ही आएगा, या यहाँ पर इस शक्ल में COO तो आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ अब एक रह जाती है, वो है इस R की, एक R जो यहाँ लगा हुआ है, या एक R जो यहाँ लगा हुआ है, या यहाँ पर एक R जो यहाँ लगा हुआ है, एक R जो यहाँ लगा हुआ है। ये है असल में प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इस R की आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इस R का मतलब H भी है, इस R का मतलब CH3 भी है, इस R का मतलब C2H5 भी है, इस R का मतलब C3H7 भी है, इस R का मतलब C4H9 भी है, इस R का मतलब C5H11 भी है। बस इतने बहुत हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6, और ये आपको लिस्ट बना के इस तरह से याद करने पड़ेंगे। जिनको अल्काइल ग्रुप की पूरी लिस्ट याद है पूरी तरतीब से, उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो समझ जाएंगे कि ये तो सर ने मिथाइल लिखा है, ये इथाइल लिखा है, ये प्रोपाइल लिखा है, ये ब्यूटाइल लिखा है, और ये पेंटाइल लिखा है, बाकी ये सिर्फ सिंगल H है। अब हमें करना ये है कि इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए 8 से पहचानने के बाद, कार्बोनाइल ग्रुप और उसके साथ O रखने के बाद, R रखने के बाद, हमने इन R की जगह पे अब इसको रखना है। अब किसको रखें? हो सकता है कि इस R की जगह पर H आए, इस R की जगह पे भी H आए, हो सकता है इस R की जगह पे H आए और इस R की जगह पे CH3 आए,
अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरे ख्याल में इसको रख लेता हूँ सामने, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने पहचानने के लिए दिया था। तो इस आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, इन दो आर हैं तो दोनों जगहों पर एच एच भी आ सकता है। दोनों आर की जगह पे CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है दोनों जगहों पे। इनका मिक्सचर भी आ सकता है कि एक आर जो है वहाँ पर H है तो दूसरी जगह पे CH3 है। समझ रहे हैं बात को? ये है मेन मसला। इसका हल कैसे निकालें? इसका हल ऐसे निकालें कि आप इस नाम पे गौर करें। जब आपने इसको पहचान लिया कि ये कॉमन सिस्टम का है पहले, तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर ये लगेगा, ठीक है। फिर आपने इस पे गौर किया, इस लफ्ज़ पे, फॉर्म। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उनको याद होगा कि मैंने एक लिस्ट जो है वो लिखवाई थी। वो कौन सी लिस्ट थी? नंबर 1 वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, नंबर 2 वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, नंबर 3 वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, नंबर 4 वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसकी मैंने लिस्ट बनाई थी। दोबारा बनाता हूँ, देख लें। सबसे पहला वाला, इसके नंबर को याद रखना है। सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की लिस्ट है ये, और सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूँ, ठीक है। वो है फॉर्मिक एसिड। दूसरा है एसिटिक एसिड। तीसरा है प्रोपियोनिक एसिड। चौथा है ब्यूटायरिक एसिड। पांचवा है वैलेरिक एसिड। और छठा है कैप्रोइक एसिड। बस ये 6 ही मैंने तरतीब से लिखवाए थे। इसकी तरतीब का ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे फॉर्मिक एसिड है, ये मत भूलिएगा कि ये नंबर 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है और ये 6 पे है। ये तरतीब नहीं भूलनी। अब यहाँ आ जाइए। इस फॉर्म से आपको ये फॉर्मिक वर्ड मिलता जुलता हुआ नहीं लग रहा? लग रहा है ना? इसी तरह आगे एक और कंपाउंड भी आएगा इसी में, उसमें यहाँ पर आएगा एसीटेट। एसीटेट क्या आपको एसिटिक से मिलता जुलता हुआ नहीं लग रहा? इसी तरह आगे एक और कंपाउंड का नाम आएगा, उसका नाम होगा प्रोपेनेट। तो प्रोपेनेट आपको प्रोपियोनिक से मिलता जुलता हुआ नहीं लग रहा? फिर इसी तरह एक कंपाउंड आएगा आगे जिसको कहेंगे ब्यूटाइरेट। तो ब्यूटाइरेट जो है वो आपको ब्यूटायरिक से मिलता जुलता हुआ नहीं लग रहा? एग्जैक्टली मिलता जुलता हुआ लग रहा। और जितने नाम अभी मैंने आपको बताया ना, ये सब के सब ईस्टर हैं। क्यों आखिर ईस्टर जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की इस लिस्ट से मिलते जुलते हैं? उसकी वजह यही कि सारे ईस्टर असल में इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकले हैं। यानी कि सारे ईस्टर्स असल में इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव का मतलब यही होता है जो डिराइव हुए हों, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ें तो अब इस नाम पे चलते हैं दोबारा। तो फॉर्म से आपने पहचान लिया है कि ये फॉर्मिक एसिड है। अब अगर फॉर्मिक एसिड आपको याद है तो आपको ये भी मसला हल हो जाएगा। पहली बात, फॉर्मिक एसिड से आपने अंदाज़ा लगाया कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर इससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसका स्ट्रक्चर याद आया। जैसे ईस्टर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद आया। यूँ भी आप बना सकते हैं और यूँ भी कार्बोनाइल ग्रुप को शो करके भी बना सकते हैं। ये जहाँ भी आपको ये लकीर नज़र आ रही हो ना, समझ जाया करें कि इसके आगे आर है, इसके आगे आर है, ठीक है भाई। दोनों तरह से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ली। अब ईस्टर भी आपके सामने है।
कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपके सामने है। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? देखें ज़रा, क्या सी नहीं है? यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। क्या ओ नहीं है? यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। क्या दूसरा ओ नहीं है? यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। क्या एच नहीं है? यहाँ, हाँ अब प्रॉब्लम हो गई। यहाँ एच का होना शर्त है, लेकिन यहाँ जो है वो एच भी हो सकता है, पहले ही बताया। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। ये फ़र्क पहला निकल आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के अंदर, कि ओ तक तो मामला सही है, लेकिन यहाँ जो H है कार्बोक्सिलिक एसिड में वो फिक्स्ड है, लेकिन ईस्टर के अंदर ये R जो है आ गया है, तो इसका मतलब H भी हो सकता है, CH3, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक फ़र्क निकल के आ गया इसका और इसका। ठीक है, दूसरा फ़र्क यहाँ पर, ये R यहाँ पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इस R का मतलब क्या है? इस R का मतलब पहले ही बता चुका हूँ मैं, C भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जब ये R लगा हुआ है यहाँ। ऐसा ही R यहाँ भी लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये है बुनियादी फ़र्क कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के अंदर, और ये ताल्लुक़ इनके दरमियान है। इसी ताल्लुक़ को यहाँ इस्तेमाल करेंगे इस नाम के अंदर। जब यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट, ये फॉर्म अभी तक रहता है ना, रिलैक्स रहें, बताता हूँ, इतना आसान नहीं है इसको जहन में रखना। तो ये फॉर्मेट ईस्टर है, इसमें फॉर्म लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड जो है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH तो होगा ही, ये तो लाजमी बात है, ये तो आएगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये पहला भी तो है, क्या कहा मैंने? ये पहला भी तो है। अब जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फॉर्मिक एसिड ये नंबर 1 वाला है, और नंबर 1 वाले के साथ याद रखिए आप हमेशा यहाँ पर H आएगा, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, सिर्फ H आ गया क्योंकि ये पहला है। अब दूसरा अगर हम ले लें एसिटिक एसिड, तो अब क्या हो जाएगा? CH3 COOH, ये हो जाएगा। उस साइड पे तो कोई तब्दीली नहीं होगी, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही रहेगा। तो ये एसिटिक एसिड दूसरा वाला जो बना, उसमें देखें क्या तब्दीली आई। तीसरा वाला देखें अब इसमें क्या तब्दीली आएगी। C2H5COOH, ये क्या बन गया? प्रोपियोनिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ से चलूँ, यहाँ पर आऊँ, मैं पूछूँ भाई ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, इसके साथ यहाँ H जो लगा हुआ है, H, इसका क्या मतलब हुआ? आपको तरतीब याद आएगी, जैसे कि अल्केन में आपको तरतीब याद है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नंबर है ना, नंबरिंग है। तो आप बोलेंगे ये पहला है, और पहला तो हमें याद है कि पहला फॉर्मिक एसिड है। और जब यहाँ पर आप दूसरा वाला आपसे पूछा जाएगा भाई ये क्या है, COOH, तो आप इसके अंदर देखेंगे CH3 लगा हुआ है, तो फ़ौरन आपका दिमाग क्लिक करेगा ये दूसरा वाला है, यानी कि एसिटिक एसिड। और अगर C2H5 लगा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे ये तीसरा वाला है, प्रोपियोनिक एसिड। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर देखें दोबारा, फॉर्मिक एसिड कौन सा था? पहला वाला। क्या था उसके अंदर? हाइड्रोजन था उसके अंदर। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर क्या होगा? एग्जैक्टली फॉर्मेट के अंदर भी कुछ फॉर्मिक एसिड वाला ही मामला होगा। जब फॉर्मिक एसिड हमें याद है, जब फॉर्मिक एसिड हमें याद है कि ये है,
तो एग्जैक्टली ये फॉर्मेट जो है ये फॉर्मिक एसिड में ही कोई तब्दीली से बना होगा। हमें उस तब्दीली को देखना है कि क्या चेंज जो है वो आएगा। ठीक है, इसको मिटा दूँ, जगह बना लूँ। अगर अभी भी मेरी बात पूरे तरीके से जहन में नहीं बैठी हो तो पीछे जाएं और दोबारा सुने मैंने क्या क्या बताया आपको। ठीक है, तो फॉर्मेट से ईस्टर और ईस्टर से हम जो है ये कहाँ है इसका ईस्टर वाला ग्रुप, ये रहा, ये रहा दूसरा वाला है, ये तो उसका है कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला इसका है ईस्टर का। इसमें हमें तब्दीली करनी है। अब इसमें क्या तब्दीली करेंगे, जब यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। नंबरिंग, मेन चीज़ नंबरिंग है। मैंने कहा था ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई है मैंने आपको नंबरिंग बताई है। फॉर्मिक एसिड नंबर 1 पे है और ये देखें फॉर्मिक एसिड ये रहा नंबर 1 वाला, ये रहा। इसी तरह यहाँ जो फॉर्मेट है ये भी क्या है, ये भी नंबर 1 वाला ही है, ये भी नंबर 1 वाला ही है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर COO, यहाँ क्या है R, यहाँ क्या है R। तो ईस्टर के अंदर नंबर 1 क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो फॉर्मिक एसिड है। इसको मिटा दूँ, इससे कन्फ्यूजन होगी नीचे वालों से। अब इसके अंदर जो चेंज आएगा वो इसके इस वाले आर में आएगा। आर में बता चुका हूँ, पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो फॉर्मिक एसिड था पहला वाला, इसमें क्या तब्दीली आई थी, H की सिर्फ, इसमें भी H की ही तब्दीली आएगी इस जगह पर। यहाँ जहाँ आर है ना, यहाँ आ जाएगा HCOO। इस आर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ तक आपका मसला जो है वो हल हो गया। बस फॉर्मिक एसिड, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर H लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी आपने H लगा दिया। अब आगे देखें ये क्या है, इथाइल। अब जिनको अल्काइल ग्रुप याद होंगे उनको इथाइल फ़ौरन याद आ जाएगा कि वो क्या है, C2H5। ठीक है, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो को आप यहीं रोकें और दोबारा से मेरी शुरू से सारी तफसील से बात सुनें और फिर यहाँ आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 बैक करके वीडियो दोबारा पूरी तफसील सुन ली। कनेक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर के साथ देख लिया पहला वाला कैसे जो है वो इस पहले वाले के साथ बन रहा है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट के साथ क्या ताल्लुक़ बन रहा है, H का ताल्लुक़ यहाँ H से कैसा बन रहा है, इस R का ताल्लुक़ इससे कैसा बन रहा है, नोट कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारे पास इथाइल फॉर्मेट, मैंने बना लिया, ये रहा इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल इसके अंदर है मिथाइल प्रोपियोनेट। अब समझ में आ गया ना, बस अब तो सिर्फ प्रैक्टिस है, अब तो सिर्फ इस कॉमन सिस्टम की प्रैक्टिस है। IUPAC की तरफ चलते हैं। पहले कॉमन पे ज़रा ग्रिप कर लें, फिर ये है हमारे पास दूसरा वाला मिथाइल प्रोपियोनेट। आपसे कहा भैया इसका स्ट्रक्चर बना दें, आपने ATE देखा, आपने बोला ये ईस्टर है, ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड का कनेक्शन बनाया, कार्बोनाइल ग्रुप का बनाया और आप समझ गए, इसको फ़ौरन आपके जहन में क्लिक हुआ COO-R-R। पहले वाले R का मसला यहाँ से हल होगा, गिनती वाला। अगर फॉर्मिक होता तो नंबर 1 था, एसीटेट होता तो नंबर 2 था, प्रोपियोनिक है इसलिए नंबर 3 होगा। और फॉर्मिक में जब नंबर 1 था तो क्या था, H, एसिटिक एसिड नंबर 2 है तो क्या है, CH3। और प्रोपियोनिक एसिड में नंबर 3 है तो क्या होगा, C2H5। इसी तरह ब्यूटायरिक के अंदर
C3H7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी जगह पे क्या आएगा, इस R की जगह पे, क्योंकि तीसरे नंबर वाला है ये, इसलिए C2H5, C2H5, फिर COO डैश, R की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या नाम है इसका, प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट में प्रोप से ये वाला पोर्शन तो हल हो गया, ये वाला रह गया। और ये कहाँ से हल होता है, राइट हैंड साइड वाला जो R है, इससे पहले इसको देखें, ये मीथाइल यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये बन गया आपका क्या, मीथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है भाई, यहीं पे तीसरी एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि मैंने समझाना मुमकिन नहीं है आपके लिए। हाँ, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, पिछली वीडियोस देखी हैं, मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तब तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी एग्जाम्पल की तरफ। तीसरी एग्जाम्पल में बोल रहा है कि इथाइल ब्यूटायरेट, इथाइल ब्यूटाइरेट। आपसे कहा गया भाई इसका स्ट्रक्चर बनाया, आपने ATE देखा, फ़ौरन आपके जहन में क्लिक हो गया, ये 2R आ गया। फिर आपको पता है कि ये वाला जो R है, इसके लिए आपको नंबर चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, ब्यूटायर। और जब ब्यूटायर को आपने देखा, फ़ौरन आपका जहन क्लिक किया ब्यूटायरिक एसिड पे, उसके नंबर पे, और फिर इस पे नंबर 1 फॉर्मिक H, एसिटिक CH3, प्रोपियोनिक C2H5 और ब्यूटायरिक C3H7। तो बस इस R की जगह पे क्या आ जाएगा, C3H7 डैश COO। इस R का मसला शुरू में देखें क्या है, इथाइल, यहाँ पर आ जाएगा इथाइल C2H5। ये बन गया आपका इथाइल ब्यूटायरेट। ठीक है, चौथी एग्जाम्पल इसमें देख लें। अच्छा, एक और चीज़ भी बता दूं, इसको हो सकता है कि C3H7 को, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा हो, इसी को एक और तरीके से लिख सकता हो सकता है इसको खोल दें। तो परेशान नहीं होना आपने, इसको अपने जहन में रखना। जैसे इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, C3H7 है, मतलब 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो, इसमें हाइड्रोजन की सेटिंग अगर करेंगे तो ये CH3 डैश CH2 डैश CH2 फिर COO, ये इस तरह भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो परेशान नहीं होना, बात एक ही है। ठीक है, हो सकता है इस C2H5 को भी खुला हुआ आपको मिल जाए इस तरह से, COO डैश 2 कार्बन है CC, और यहाँ पर CH3, हाइड्रोजन की सेटिंग करें CH2, और यहाँ पर ये 3 कार्बन जो है वो लगे हुए हों ब्यूटायरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये CCC, इस तरह से भी मामला हो सकता है। और हो सकता है कि इस इथाइल को यहाँ रख दें ब्यूटायर की जगह पर, और ब्यूटायर को यहाँ रख दें इथाइल की जगह पर, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये R की जो भी हमने सेटिंग की है कि यहाँ पर हम जो है सारे उनको रखेंगे जो फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक इसके हिसाब से आएंगे, और इधर इस R पे हम रखेंगे जो इस नाम में शुरू में होगा, इथाइल या मिथाइल या प्रोपाइल, वो इस वाले R के नीचे रखेंगे। तो ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चौथी एग्जाम्पल भी इसमें आप देख लें। इसमें बता रहा है चौथी एग्जाम्पल में, आइसोप्रोपाइल, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
आइसोप्रोपाइल एसीटेट। अब जब आपने 8 को देखा तो आप फ़ौरन COO R और R। फिर आपने एसिड को देखा तो ये नंबरिंग फोरिंग आपके जहन में आई। एसिटिक एसिड के साथ CH3 कौन सा R है? ये पहला वाला R है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? CH3-COO। यहाँ पर ये वाला दूसरा R जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। शुरू में ये लिखा हुआ प्रोपाइल, तो प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल तीसरे नंबर वाला, वो इस तरह लिखते हैं हम C3H7। ये रहा प्रोपाइल, ये यहाँ पर आ जाएगा C3H7। लेकिन यहाँ अब थोड़ी गड़बड़ है, वो सिर्फ प्रोपाइल नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है आइसोप्रोपाइल। मतलब इस प्रोपाइल के अंदर जो 3 कार्बन हैं, इनमें से एक कार्बन जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक कार्बन जो COO के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है एक कार्बन। इस कार्बन को मज़ीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, मज़ीद 2 कार्बन के साथ। लेकिन प्रोपाइल में हम देखते हैं कि ये वाला कार्बन सिर्फ आगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। आइसो का मतलब यही है कि 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए उस कार्बन से जो कि ग्रुप से जुड़ा हुआ। तो ये वाला कार्बन CO से जुड़ा हुआ, इसलिए इसके साथ 2 कार्बन होने चाहिए। तो एक कार्बन तो ये रहा, इस वाले को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया। तो आपको भी यहाँ पर ऐसा ही करना पड़ेगा। C3H7 प्रोपाइल लिख के मसला हल नहीं होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से C और C। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट आप खुद कर लें। C3 CH3 और CH, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल एसीटेट, ठीक है भाई। अब चलते हैं IUPAC की तरफ। IUPAC की तरफ। ये वीडियो आपको एक से ज़्यादा दफ़ा देखनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो आप बोलते हैं कि नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, प्रैक्टिस नहीं करता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रेशर कुकर बन जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए, नोमेनक्लेचर्स जो हैं, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिस का गेम है, मैंने भी प्रैक्टिस की है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं इथाइल मीथेनॉट की तरफ। IUPAC की पहचान तो आपने देखा कि ये OATE आ गया, तो ये मीथेनॉट है। IUPAC आसान है, कॉमन थोड़ा मुश्किल है, तभी तो कॉमन अब यूज़ नहीं होता। IUPAC को हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पर ये साइड ज़रा मिटाऊँ, इस गिनती को रहने देता हूँ, ये तो हमारी बुनियाद है ना, इसको थोड़ी ना छोड़ सकते। अच्छा, अब ये इथाइल मीथेनॉट है। ओट से आप पहचान गए कि ये ईस्टर है, ईस्टर है, तो फ़ौरन आपको याद आ गया कि ये ईस्टर कौन सा वाला है जो IUPAC के तहत लिखा गया, ठीक है। फिर आपके जहन में फ़ौरन जो है वो क्लिक करेगा ये COOR, यही करेगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर इस R की जगह पे क्या आएगा? इस R की जगह पे क्या आएगा? मीथेन, मीथेन, ठीक है। मीथेन अगर हम इसको कहें, बल्कि हाँ इथाइल मीथेनॉट है ना ये, तो मीथेन ओट। अगर ये ईथेन ओट होता, प्रोपेन ओट होता, ब्यूटेन ओट होता, पेंटेन ओट होता, क्या जहन में आ रहा है आपके? आप फ़ौरन बोलेंगे अल्केन सर, पहला वाला अल्केन मीथेन है, दूसरा ईथेन है, तीसरा क्या है? प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है, पांचवा पेंटेन है। तो हो ना हो ये मीथेन जो शुरू में आ रहा है, इससे एक ही बात समझ में आती है
कि एक कार्बन वाला मामला है, एक कार्बन वाला मामला। अब जब एक कार्बन वाला मामला है तो एक कार्बन कौन सा, इसका मतलब एक कार्बन नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। वरना ये इतनी सारी गिनती लिखवाने की ज़रूरत क्या थी। मैंने कहा ना, मीथ का मतलब एक कार्बन तो होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस बना के चल रहे हैं, ईस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड से निकले हैं। और जब हम यहाँ देख रहे हैं कि IUPAC के अंदर मीथ आ रहा है, मतलब एक कार्बन, तो हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो पहले नंबर वाला है, और वो क्या है, फॉर्मिक एसिड। और इसका पहले नंबर वाले के लिए क्या है हमारे पास, H। तो यहाँ H आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ H आएगा। किस साइड पे, आप इस साइड पे लगा लें H को, तो ये HCOOR। तो ये वाला H जो है वो ओट के साथ वाले मसले हल करेगा। सॉरी, ये वाला R जो है ये ओट के साथ जो लिखा होगा। अगर यहाँ पर सपोज करें, अभी तो मीथेन लिखा, तो मीथ से आपने बोला पहला कार्बन, लेकिन अल्केन वाला नहीं, कौन सा वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मिक एसिड में पहला कार्बन का मतलब, पहले का मतलब H है, तो ये H लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये तो मसला हल हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे लिखा होता ईथेन ओट, तो ईथेन ओट से आप समझ जाते, ईथ मतलब दो कार्बन, तो दो से आप फ़ौरन कहाँ आते, यहाँ पर, और यहाँ से कहाँ आते, CH3 पे। तो यहाँ इस R के नीचे क्या लगाते, CH3 लगाते। अगर यहाँ पर होता प्रोपेन ओट, मतलब प्रोप, तीन कार्बन, तीन से आप फ़ौरन कार्बोक्सिलिक लिस्ट में आते, और तीसरे नंबर पे प्रोपियोनिक मिलता, और इसका C2H5, तो समझ जाते इस R के नीचे C2H5 आएगा, ठीक है। और लेकिन अभी हम दोबारा इसके ऊपर ही रुकते हैं। तो ओट से ये हो गया, मीथ से सिंगल H आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, इस R के नीचे ये रह गया ना R, शुरू में जो लिखा हो, बस शुरू में क्या लिखा है, इथाइल। अल्काइल ग्रुप याद होने चाहिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनके फार्मूलाज भी। तो इथाइल है तो इसकी जगह पर आ जाएगा C2H5। ये बन गया आपका इथाइल मीथेनॉट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें इसकी। दूसरी एग्जांपल है मिथाइल प्रोपेन ओट। आपने बोला ये ओट है, तो ये ईस्टर है। ईस्टर कौन सा वाला, IUPAC वाला, ठीक है। प्रोप से आप समझ गए, तीन कार्बन, तीन कार्बन से आप फ़ौरन यहाँ पर आए कार्बोक्सिलिक एसिड की लिस्ट में, फॉर्मिक एसिटिक प्रोपियोनिक तीसरा वाला, तीसरे से आप समझ गए C2H5। तो पहले वाले R की जगह पर क्या आ जाएगा, C2H5-COO। इस R की जगह पे क्या आएगा, जो शुरू में लिखा होगा ये वाला, तो इसकी जगह पर आ जाएगा, मिथाइल लिखा है CH3, ये बन गया मिथाइल प्रोपेन ओट, ठीक है भाई। अब आगे चलें। ये इस तरह भी लिखा हो सकता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, दो कार्बन। तीसरी एग्जांपल देखें। तीसरी एग्जांपल में हमारे पास है इथाइल ब्यूटेन ओट। ओट से आपने पहचान लिया ईस्टर है, IUPAC वाला है। ब्यूट से आप पहचान गए चार कार्बन, लेकिन चार कार्बन से कौन सी गिनती याद आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, फॉर्मिक एसिटिक प्रोपियोनिक ब्यूटायरिक, और ब्यूटायरिक के साथ ये लिस्ट बनाई हुई है आपने, लिस्ट निकाल के मैच किया C3H7। तो आप समझ जाएंगे
इस R की जगह पर आएगा C3H7, ठीक है। और COO के साथ इस R की जगह पे क्या आ जाएगा, इथाइल C2H5, ये बन गया इथाइल ब्यूटेनॉट, ठीक है। आखिरी वाला कर लेते हैं, चौथी एग्जाम्पल, आइजो प्रोपाइल ईथेन ऑट, ठीक है। ऑट से आपने पहचान लिया ईस्टर है, IUPAC वाला है। ईथ से आपने पहचान लिया 2 कार्बन है, 2 कार्बन से आपको ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिटिक एसिड में 2 और उसके साथ CH3 की लिस्ट से आपने टैली किया। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, इस R की जगह पे क्या आ जाएगा, इस R की जगह पे जो है वो आ जाएगा क्या, CH3, तो ये हो जाएगा CH3-COO। इस R की जगह पे क्या आएगा, प्रोपाइल आपको पता है अल्काइल ग्रुप सारे याद होने चाहिए। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो ये C3H7 है। लेकिन सिर्फ इसी से मसला हल नहीं होगा, आइजो भी लगा हुआ है भाई। इसी C3H7 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH2, लेकिन वो प्रोपाइल नहीं मांग रहा आपसे, बोल रहा है आइजो प्रोपाइल, मतलब वो कार्बन जो कि जुड़ा हुआ होगा इस ग्रुप के साथ, इस ग्रुप के O से जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन मज़ीद 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप इसको बना लें या इसको बना लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, ठीक है। CH3 पहले नॉर्मल बना लेता हूँ, CH3 CH2। अभी ये नॉर्मल मैंने बना दिया, फिर मुझे याद आया नहीं भाई आइजो भी बनाना है। अब आइजो बनाना है तो मैंने देखा कि ये कार्बन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी कार्बन को मज़ीद 2 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। एक तो ये रहा जिसके साथ ही जुड़ा हुआ है, दूसरा कोई नहीं है, यहाँ पर कोई होना चाहिए कार्बन, तो आखिरी वाला कार्बन यहाँ आ जाएगा CH3। इसीलिए मैं हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट जो है ना बिल्कुल आखिर में करता हूँ। तो 3 कार्बन इसके साथ आ जाएंगे, यहाँ से मिटा दें, ठीक है। अब ये इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा, 2 नहीं आएंगे बल्कि 1 हाइड्रोजन होगा, तब जाके 4 बॉन्ड इसके बनेंगे, ठीक है। ये सारी बातें पार्ट 1 में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स जो करवाए ना, सब ये बताया है मैंने, ये एक कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे मुकम्मल होते हैं, ठीक है भाई। तो ये बन गया आइजो प्रोपाइल इथेनॉट, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को एक दफ़ा और देखें। मेगा ग्रैंड टेस्ट जो होगा वो कम से कम 2 घंटे का होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब मैं अब क्या रह गया, अमाइड रह गया, एसिल हैलाइड रह गया, अमाइड रह गया और एसिल हैलाइड रह गया। इनसे निमटने के बाद मैं सेल्फ असेसमेंट पे एक वीडियो बनाऊंगा। बस 2 सेल्फ असेसमेंट आपके इस चैप्टर के बाकी हैं अभी, ठीक है। 2 मैंने करवा दिए थे या 1 मैंने करवा दिया था, मैं देख लूँगा। तो सेल्फ असेसमेंट से मुकम्मल होने के बाद फिर ये आपका मेगा ग्रैंड टेस्ट जो है वो मैं रखूँगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि संडे के दिन आपका ये मेगा ग्रैंड टेस्ट हो, या तो होपफुली इसी संडे को, और दिन में 3 बजे एग्जैक्टली, मेरा ख्याल यही मुनासिब टाइम है 3 बजे का, या तो 12 बजे, कोई टाइम जो है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सर इस टाइम में जो है आपने टेस्ट रखना है, कम से कम 2 घंटे का। इसमें पूरा जितने हैं सारे के सारे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड है, अमाइन है, अमाइड है, फिनॉल है, ठीक है, अल्कोहल्स हैं, सबका सब कीटोन हैं, अल्डिहाइड्स हैं, ईस्टर्स हैं, एसिल हैलाइड्स हैं, सबके सब जितने सेल्फ असेसमेंट हैं सबके सब
कि सबके कॉमन नेम भी जो हैं वो भी कॉमन सिस्टम वाले भी और IUPAC वाले भी, सब पूरा एक, मैंने कहा ना 2 घंटे से ऊपर का टेस्ट बन सकता है ये। तो ज़रा दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि संडे तक जो है ना तैयार करके इसको अपलोड कर दूँ। अगर संडे को नहीं हो सका तो फिर मंडे नाइट 9 बजे तक जो है ये इंशाल्लाह फिर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।